हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग उस फोटो के पीछे एक छोटा सा बोर्ड दिखता है और वो कहता है शायद इस बोर्ड के जरिए इसमें कुछ तो लिखा है। अब आगे तभी विंग ड्रॉर से एक लेंस निकालता है और देखता है जिससे कि वो बोर्ड बड़ा सा दिखाई देता है और उस पे लिखे शब्द विंग एक एक करके वो शब्द पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बड़ा दिखने की वजह से वो शब्द साफ साफ नहीं दिख रहे थे। मगर विंग कोशिश करके पढ़ ही लेता है, जिसमें केवल विंग को वो किड्स ही पढ़ा गया। आगे के शब्द वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि आगे का शब्द रोजी के पीछे छिप गया था। इसलिए विंग कहता है ये पढ़ने में तो आया मगर आधा ही। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वो किड्स अनाथ आश्रम का पूरा नाम क्या है। तभी चैन कहता है विंग लैपटॉप पर हमें सभी कुछ मिल जाएगा। विंग कहता है सर्च करो इस सिटी में कितने अनाथ आश्रम हैं और देखना लास्ट में वो किड्स किस आश्रम के पीछे के आश्रम के नाम में आ रहा है। अब चैन लैपटॉप पर सर्च करने लगता है। वो एक एक करके सारे अनाथ आश्रम का नाम पढ़ता है और कहता है विंग अब वो के क्या जोड़े कि ये पूरा सेंटेंस बन जाए। विंग कहता है चैन देखो ना प्लीज़। अब चैन देखते देखते उसकी नज़र पड़ी जाती है। वो विंग से कहता है विंग इसमें तो एक ही आश्रम दिख रहा है जिसके पीछे वो लगा है। विंग कहता है कौन सा। चैन कहता है रेनबो किड्स। ये सुनकर विंग कहता है चैन शायद ये वही आश्रम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम कल इस बारे में पता करेंगे। चैन कहता है ओके मगर अब सो जाते हैं, मुझे काफ़ी तेज़ नींद आ रही है। और वो विंग को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, फ्रेश होता है और ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलता है। और वो हुसैन को कॉल करके कहता है हुसैन आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। हुसैन कहता है कहाँ विंग। विंग कहता है तुम रेडी रहो मैं आता हूँ और फ़ोन काट देता है। इधर हुसैन सोचता है हे भगवान, विंग भी ना हमेशा घोड़े पे सवार रहता है, पक्का किसी के साथ सेटलमेंट करने जा रहा होगा। मगर आज मैं क्यों कहीं मेरा भी कचूमर न बन जाए। ओ गॉड, ये विंग नाम मुसीबत से मुझे बचाए प्लीज़ गॉड प्लीज़। इतना कहकर वो भी रेडी होने चला जाता है। अब कुछ देर बाद विंग हुसैन के अपार्टमेंट पर पहुंचता है और हुसैन को कॉल करके नीचे बुलाता है। हुसैन कॉल उठाकर कहता है विंग मैं आ रहा हूँ, लिफ्ट में हूँ। विंग कहता है ओके और वो फ़ोन रख देता है। अब हुसैन वहाँ पर आता है और विंग से कहता है विंग हम कहाँ जा रहे हैं। विंग गाड़ी में बैठने को कहता है। हुसैन विंग के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अब हुसैन दोबारा पूछता है विंग अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता है अनाथ आश्रम। हुसैन शौक होकर कहता है क्या अनाथ आश्रम, पर क्यों। विंग कहता है रोजी के बारे में पता करने के लिए। हुसैन कहता है रोजी। रोजी कौन। विंग कहता है ये वही लड़की है जिसको मारने का इल्ज़ाम वांगजी पर लगा है। हुसैन कहता है क्या, पर तुम्हें इस बारे में कब पता चला और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग कहता है अभी मैं श्योर नहीं था इसलिए नहीं बताया। ये सुनकर हुसैन अपना मुंह फुला लेता है और कहता है विंग ये सही नहीं है। माना मैं तुम दोनों का सेक्रेटरी हूँ मगर उससे पहले हम तीनों फ्रेंड हैं, तो तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकते थे ना। चलो ठीक है, पर हम अनाथ आश्रम क्यों जा रहे हैं, क्या रोजी अनाथ थी। विंग कहता है हाँ शायद। हुसैन कहता है शायद का क्या मतलब। अब विंग कहता है हुसैन अब सवाल जवाब बंद करो, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अब चुप के बैठो। हुसैन कहता है ओके ब्रो। अब कुछ देर बाद विंग और हुसैन रेनबो किड्स अनाथ आश्रम पहुँच जाते हैं और वो वहाँ के वार्डन से मिलकर पूछते हैं कि क्या आप हमें रोजी के बारे में बता सकते हैं। वार्डन कहती है एक्सक्यूज मी आप लोग कौन हैं और आप किस रोजी के बारे में पूछ रहे हैं और क्यों। अब विंग अपना कार्ड निकालता है और कहता है आई एम सॉरी पर मैं एक लॉयर हूँ और मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ पहुँचा हूँ। अब वो वार्डन कार्ड देखकर कहती है सॉरी पर अब बताइए आप किस रोजी के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आश्रम में इस समय 3 रोजी हैं, तो आप किस रोजी के बारे में जानना चाहते हैं। विंग कहता है हमें इन रोजी के बारे में नहीं बल्कि 25 साल पहले वाली रोजी के बारे में जानना है। वो वार्डन कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ करें पर इतना पुराना रिकॉर्ड तो शायद हमारे स्टोर रूम में होगा। विंग कहता है कोई बात नहीं, आप हमें स्टोर रूम में ले जाइए, हम उसको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। वार्डन कहती है ओके। अब विंग और हुसैन वार्डन के साथ स्टोर रूम की तरफ जाते हैं।
और फिर वो वार्डन उन्हें स्टोर रूम दिखाकर कहती है, हमारी सारी पुरानी फाइलें यहीं है, आप चेक कर सकते हैं। विंग उन्हें थैंक यू कहता है। अब वार्डन वहाँ से चली जाती हैं। अब हुसैन और विंग अंदर जाकर 25 साल पुरानी फाइलें चेक करने लगते हैं। विंग हुसैन से कहता है, हुसैन हर पेपर को ध्यान से पढ़ना। हुसैन कहता है, ओके विंग, पर क्या तुम्हें लगता है कि रोजी इसी ऑर्फनेज में थी? विंग कहता है, शायद। चलो चेक करो। हुसैन ओके कहता है और चेक करने लगता है। अब सब फाइलें चेक करने के बाद करीब 3 घंटे बाद विंग के हाथ एक फाइल लगी जाती है और वो उस फाइल को खोलता है और चेक करने लगता है। चेक करते करते उसकी नज़र लेनजेन की तस्वीर पर पड़ती है, जो सेम टू सेम वांग जी की बचपन की तस्वीर से मैच कर रही थी। ये देखकर विंग कहता है, क्या वांग जी की तस्वीर? पर वांग जी की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? कहीं वांग जी के मॉम डैड ने वांग जी को अडॉप्ट तो नहीं किया? और वो वांग जी का फॉर्म उस फाइल से निकाल देता है। उसके बाद वो आगे पेज पलटता है तो कुछ देर बाद उसे रोजी की भी तस्वीर मिल जाती है। ये देखकर विंग सोचता है, क्या इसका मतलब वांग जी रोजी को पहले से जानता था और दोनों ही इस ऑर्फनेज में थे? तो फिर वांग जी ने रोजी को क्यों मारा? कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे? और फिर शायद रोजी ने वांग जी को चीट किया हो, इसी वजह से वांग जी ने उसे मार दिया हो। विंग के दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे। तभी हुसैन की नज़र विंग पर पड़ती है और वो विंग को आवाज़ देता है, विंग विंग। मगर विंग अपने ही ख्यालों में था। अब हुसैन उसके पास आता है और वो विंग के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग ये देखकर फ्रिंच हो जाता है। हुसैन कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो। हुसैन कहता है, क्या तुम्हें रोजी के बारे में पता चल गया? विंग कहता है, हाँ। और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब विंग उस वार्डन को थैंक यू कहता है और वहाँ से निकल जाते हैं। इस बीच विंग हुसैन से एक शब्द नहीं कहता। वो वांग जी और रोजी के बारे में ही सोच रहा था। ये देखकर हुसैन हिम्मत करके विंग से पूछ ही लेता है, विंग क्या हुआ? जब से हम वहाँ से निकले हैं तब से तुमने एक शब्द नहीं कहा, आखिर क्या बात है? कुछ सीरियस है क्या? विंग कहता है, हुसैन मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। हुसैन कहता है, क्या? विंग अचानक विंग गाड़ी का ब्रेक लगाता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर हुसैन भी गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, विंग क्या हुआ? क्या कोई बात है? विंग के आंखों में आंसू था। वो हुसैन से कहता है, हुसैन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हुसैन कहता है, विंग संभालो अपने आप को और बताओ क्या बात है। विंग कहता है, हुसैन तुम्हें पता है मुझे वहाँ क्या मिला? हुसैन कहता है, क्या? विंग अपने पॉकेट से वो पेपर निकालता है और हुसैन को देता है। हुसैन वो खोलता है तो उसमें लेनजेन का नाम लिखा था। हुसैन कहता है, लेनजेन? पर ये कौन है? हुसैन कहता है, नाम नहीं, फ़ोटो देखो। हुसैन फ़ोटो देखकर कहता है, ये कौन है जिसे देखकर तुम सैड हो? विंग कहता है, ये फ़ोटो वांग जी की है। ये सुनकर तो हुसैन शौक में आ जाता है। शौक में कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ हुसैन, ये वांग जी की बचपन की तस्वीर है। हुसैन कहता है, इसका मतलब वांग जी के मॉम डैड ने वांग जी को अडॉप्ट किया है। विंग कहता है, ये देखकर तो यही लग रहा है, पर मैंने वांग जी की बचपन की फ़ोटो भी देखी है और उसमें तो यही लगता है कि वांग जी उन्हीं का बेटा है। मगर ये तस्वीर देखने के बाद मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि आखिर ये कैसे हो सकता है? एक ही पर्सन दो दो जगह कैसे हो सकता है? ये रोजी से प्यार करता हो और उसने उसे चीट किया हो, इसलिए शायद वांग जी ने उसे मार दिया हो। ये सुनकर हुसैन कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग रोते हुए कहता है, और मैं क्या कहूँ हुसैन, ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। हुसैन विंग को संभालता है और फिर उसे संभालते हुए गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हुए कहता है, विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, हम ये बात पुलिस को बता के उनकी हेल्प लेंगे। विंग कहता है, नहीं, पहले मैं खुद इस बारे में लैन फैमिली से पूछूंगा। हुसैन कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर फिलहाल के लिए तुम घर चलो और आराम करो। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब हुसैन विंग को विंग के मेंशन पर छोड़ता है और चला जाता है। इधर विंग घर पहुंचकर सीधे अपने बेड पर बैठता है और अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी को कॉल करना चाहता था मगर नहीं करता और पिलो में अपना मुंह छुपाकर रोने लगता है। तभी उसे अचानक वॉमिटिंग फील होती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है उसे वॉमिटिंग होने लगती है। अब वो वॉमिटिंग करके उठता है और अपने फेस को साफ करता है। अपने आप को मिरर में देखता है और सोचता है, मुझे अचानक वॉमिटिंग क्यों हुई? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? ये सोचकर तो वो और भी शॉक हो जाता है और वॉशरूम से बाहर आकर सीधा अपना फ़ोन लेता है और लेन जेन यानी वांग जी को कॉल करता है। इधर लेन जेन
विंग की आवाज़ सुनकर पहले तो कहता है हेलो आप कौन। ये सुनकर तो विंग को भी एहसास हो जाता है कि ये उसका वांग जी नहीं है। वो वांग जी से कुछ नहीं कहता और फ़ोन रखकर टाइम देखता है तो शाम के 7 बज चुके थे। वो अपने कमरे से निकलता है और बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर मैडम यू, जियान फेमियान, यांगली, चेन सभी शौक वो विंग को आवाज़ देते हैं मगर विंग किसी की बात नहीं सुनता। विंग को ऐसे अचानक घर से निकलते देख चेन को लगता है कि उसका गगा जरूर किसी को बचाने जा रहा है। वो घबराहट में सीचेन को कॉल कर लेता है। सीचेन भी तुरंत चेन की बात सुनकर घर से बाहर आ जाता है और अब सारे लोग विंग के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही विंग लैंड मैंसन के बाहर पहुंचता है ये देखकर चैन और यांगली कहती है विंग इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। तभी जियान फेमियान कहता है ये किसका मेंशन है। चैन कहता है डैड ये लैंड मैंसन है। जियान फेमियान कहता है ये लड़का बिना इसे मना किया था फिर भी ये यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही जियान फेमियान गाड़ी से बाहर निकलता है वैसे ही विंग लैंड मैंसन में इंटर करता है। विंग को देखकर सर्वेंट कहती है मास्टर आप इधर लेंजन की फैमिली डिनर करने की तैयारी कर रही थी। मैडम लैन विंग को देखकर कहती है विंग तुम इस वक्त। विंग कहता है हाँ मॉम मुझे वांग जी से बात करनी है। अभी विंग की हालत देख मैडम लैन विंग को बिठाती है और कहती है क्या हुआ बेटा मुझे बताओ। विंग कहता है मॉम वांग जी को आने दो मैं सब बताता हूँ। इतनी देर में सीचेन और लैन कुरेन भी गेट के पास पहुँच जाते हैं। वो जियान फेमियान को देखकर कहता है मिस्टर जियान आप सब लोग यहाँ। तभी अंदर से आवाज़ आती है जहाँ मैडम लेन सर्वेंट पर चिल्लाकर कहती है जाओ वांग जी को बुलाओ। सर्वेंट ओके कहती है। तभी मैडम लेन ही ज़ोर ज़ोर से वांग जी को आवाज़ लगाने लगती है। ये देखकर लैन कुरेन जियान फेमियान मैडम यू चैन यांगली सीचेन अंदर आ जाते हैं। मैडम यू कहती है विंग क्या हुआ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मॉम आप लोग। मैडम यू कहती है हाँ तुम गुस्से में घर से बाहर निकल गए। हमने कितनी आवाज़ लग दी तुम्हें तुमने सुना ही नहीं तो हम लोग घबरा गए और यहाँ तुम्हारे पीछे आ गए। तभी वांग जी नीचे आता है और वो विंग से कहता है विंग तुम यहाँ इस वक्त। विंग कहता है हाँ मैं यहाँ इस वक्त। और अब वो खड़ा होता है और सीधा कहता है तुम कौन हो और मेरा वांग जी कहाँ है। ये सुनकर सभी लोग एकदम शौक कि विंग क्या कह रहा है। विंग कहता है बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा वांग जी कहाँ है। वांग जी की मॉम कहती है विंग ये तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है हाँ मॉम मैं ये हमारा वांग जी नहीं है ये कोई और है। ये सुनकर चैन भी कहता है हाँ आंटी ये सच है। इस बात का एहसास मुझे कल ही हुआ था इसलिए मैंने कल की मीटिंग कैंसिल कर दी थी। विंग दोबारा कहता है अब बताओ पूरी फैमिली को कि तुम वांग जी नहीं हो और मेरे पास सबूत भी है। ये सुनकर वो पेपर निकालता है और कहता है अगर तुम इनके बेटे हो तो तुम्हारी फ़ोटो और फ्रिज में कहाँ से आई। ये सुनकर तो अब लेनजेन कहता है हाँ तुमने सच कहा विंग मैं वांग जी नहीं हूँ। ये सुनकर तो मैडम लैन कुरेन विंग सब शौक। मैडम लैन कहती है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है हाँ माँ मैं वांग जी नहीं हूँ पर मैं आपका ही बेटा लेंजेन हूँ जो बरसों पहले आपसे छीन लिया गया था। ये सुनकर तो मैडम लैन कुरेन सब शौक यहाँ तक कि जियान फैमिली भी शौक। कुरेन कहता है क्या बकवास कर रहे हो। लेंजेन कहता है हाँ डैड मैं आपका बेटा लेंजेन हूँ। मुझे बचपन में ग्रैंडपा के खास आदमी बेन जूलियो ने चुरा लिया था। वो तो मुझे मारना चाहता था मगर किस्मत से मैं बच गया और उसने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया। तभी विंग कहता है मुझे ये बताओ कि रोजी से तुम्हारा क्या संबंध था। लेंजेन कहता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं था। इनफैक्ट जब मैं ऑर्फनेज में था पहले तो वो शांत थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हुआ करता था। मैं ऑर्फनेज में सभी बच्चों को बुली करता था मगर जब से मेरे गगम मेरे फ्रेंड सीचेन मुझे छोड़कर गए तब से मैंने किसी को बुली करना छोड़ दिया था। ये सुनकर सीचेन एकदम से कहता है लेंजेन मेरे भाई मैं तुम्हारा गग्गा सीचेन। ये सुनकर तो लेंजेन सीचेन को हक करके रोने लगता है और कहता है गग्गा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। सीचेन लेंजेन के आंसू को साफ करता है और कहता है बताओ लेंजेन क्या हुआ। अब तुम्हारा गग्गा उन सबको सजा देगा। बताओ मेरे बोबो बताओ। लेंजेन रोते रोते कहता है गग्गा उन सब लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया मुझे टॉर्चर किया मगर मैंने फिर भी उन सब से कुछ नहीं कहा। उन्हें मैंने बुली नहीं किया मगर गगा उन्होंने फिर मेरे साथ बहुत गंदा किया और उसके बाद मैंने आपकी कसम तोड़ दी। सीचेन कहता है लेंजेन मेरे भाई मुझे बताओ उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब लेंजेन बताने लगता है। वो कहता है गगा
आपके जाने के बाद मैं उस ऑर्फनेज में अच्छे से पढ़ाई करने लगा, मगर वहाँ भी कुछ बच्चे मुझे बुली करने लगे। तैसे मैंने वहाँ अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर एक दिन मेरे पास अंकल कार्लोस आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये मैं नहीं बल्कि मेरे बॉस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, मगर मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कॉलेज में भी कुछ स्टूडेंट मुझे बुली करते थे, मगर आपकी कसम की खातिर मैं बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ तक कि अब तो रोजी और उसके फ्रेंड भी मुझे बुली करते थे, मगर हद तो तब हो गई। एक दिन हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। हम सभी स्टूडेंट वहाँ उस पार्टी में गए थे, मगर मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरे साथ ये सब कुछ होगा। उसी बुली गैंग ने मुझे ड्रग्स दिया और उस ड्रग्स की वजह से मुझे हॉट महसूस हुआ और मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उन लोगों ने मुझे वैसे ही सबके सामने नचाया, यहाँ तक कि मेरी वीडियो भी बनाई। उसके बाद जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं किसी के मेंशन में था। वहाँ मुझे अंकल कार्लोस दिखे। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई। ये देखकर तो मेरे सब्र का बांध टूट गया और मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर ये नहीं जानता था कि बेंजूलियो मेरे अंदर यही गुस्सा देखना चाहता था। और फिर मैंने पहली बार वो काम किया जो मैं शायद नहीं करता। उसने मेरे हाथ में गन दे दी और मैंने उस बुली गैंग को शूट कर दिया। उसके बाद से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं एक माफिया बन गया, पर मुझे नहीं पता था कि बचपन से लेकर आज तक मैं तो केवल बेंजूलियो के हाथ की कठपुतली थी। उसने जिस तरफ मेरी डोर खींची मैं वहीं चला गया। मगर इसी बीच मेरी लाइफ में बेंचिंग आई। जब उसे पता चला कि मैं एक माफिया हूँ तो उसने मुझे ये काम छोड़ने को कहा। मैं भी उसके प्यार के खातिर मान गया और फिर हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हो गए। मैंने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया और मेरी बेंचिंग वो एक डॉक्टर थे। हम दोनों ही बहुत हैप्पी थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बेंचिंग प्रेग्नेंट है। हम दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं अपनी बेंचिंग को अच्छे से ध्यान रखता था, मगर मुझे नहीं पता था कि बेंजूलियो के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक दिन अपने गुंडे भेजकर मेरी बेंचिंग को मरवा दिया। जब तक मैं उसके पास पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। मेरी बेंचिंग और मेरा बेबी दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था, अपने आप को शराब में डुबो लिया था, मगर अभी भी बेंजूलियो को मन नहीं भरा था, क्योंकि वो मुझे यूज करके खुद तो माफिया की गद्दी हासिल करना चाहता था और अपने बेटे बेंचाओ को बचाना चाहता था। उसने मुझे दोबारा उस माफिया वर्ल्ड में खींच लिया और फिर यहाँ से खेल शुरू हुआ सीरियल किलर का। वो मेरे फेस का इस्तेमाल करके लड़कों को मेंशन में लाता था। मुझे ये लगता था कि मैं उन्हें लाता हूँ, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरी बॉडी में हमेशा पेन रहता था। मगर एक दिन एक ओल्ड मैन मुझसे टकराया और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था। उसमें एक एड्रेस लिखा था और नीचे लिखा था शराब मत पीना। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मगर उस दिन मैंने उस ओल्ड मैन की बात मान पर भरोसा किया और मैंने ड्रिंक नहीं की। पर मुझे नहीं पता था कि बेंजूलियो मेरे हर एक मोमेंट पर नज़र रखता है। उस दिन उससे पहले ही खबर मिल चुकी थी। आज मैंने ड्रिंक नहीं की। उस दिन जब मैं मेंशन पर पहुंचा तो मुझे आराम से नींद आ गई और सुबह उठा तो देखा मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरी बॉडी के साथ कुछ तो किया जा रहा है और फिर मैं टाइम देखकर उस ओल्ड मैन से मिलने गया। पर मुझे ये भी पता नहीं था कि आज भी बेंजूलियो मेरे पीछे साई की तरह चल रहा है। और फिर उस ओल्ड मैन ने मुझे एक पेन ड्राइव दी और जैसे ही मैंने पेन ड्राइव ली उसके बाद वहाँ गोली चलना स्टार्ट हो गया और उस ओल्ड मैन की वहीं डेथ हो चुकी थी और एक दो गोली मुझे भी लग गई और मैं खाई में गिर गया था। उसके बाद मैं 1 साल तक कोमा में रहा और 1 महीने पहले ही मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया तो अंकल कार्लोस ने मुझे ये सब बात बताई और यहाँ तक कि मुझे अपने फैमिली को बचाना होगा, क्योंकि बेंजूलियो की नज़र अब वांग जी पर थी। क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि हम दोनों ट्विंस हैं, हमारा फेस एक जैसा होने के कारण पुलिस ने उसे सीरियल किलर समझकर पकड़ लिया। इसीलिए मैं उसे और अपने मॉम डैड को सेव करने के लिए वापस सिटी में आया, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी जगह वो लोग वांग जी को ले जाएंगे। विंग कहता है इसका मतलब मैंने तुम्हारे साथ लेनदेन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारे हीट और फेरोमोन्स में अपने आप का कंट्रोल
कंट्रोल नहीं कर पाया और जब मैं यहाँ पहुँचा तब मेरी समझ में आया कि तुम मेरे भाई के पार्टनर हो, इसलिए मैंने पिछले 1 महीने से तुमसे बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा ही था तुम मुझे पहचान ही जाओगे। ये सुनकर तो विंग एकदम शौक होकर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाता है। ये देखकर लेंजेन आगे आता है और विंग के सामने बैठकर कहता है, आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुमने काफ़ी हर्ट हो गया, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार और अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। विंग अपने ही शौक में कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं वांग जी को क्या कहूँगा कि मैं उसे समझकर किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली और प्रेग्नेंट हो गया। ये सुनकर तो लैन फैमिली और जियान फैमिली दोनों ही पूरे तरीके से शॉक। मैडम यू कहती है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, हाँ मॉम ये सच है, और वो रोने लगता है। लैन फैमिली की तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात सुनकर खुश हो या दुखी, क्योंकि वो भी जानते थे कि विंग और वांग जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और विंग प्रेग्नेंट है लेंजेन से, कार्लोस प्रेग्नेंट है लेंजेन से हो गया है। ये सब देखकर लेंजेन कार्लोस को कॉल करता है। कार्लोस लेंजेन का कॉल देखकर कॉल उठाता है और कहता है, अंकल मैं वहाँ आ रहा हूँ, आप किसी भी हालत में अभी के अभी वहाँ से वांग जी को बाहर निकाले। कार्लोस कहता है, लेंजेन ये तुम क्या कह रहे हो? लेंजेन कहता है, अंकल आपसे जितना कहा जाए प्लीज़ आप उतना कीजिए। कार्लोस ये सुनकर कहता है, ओके मैं कोशिश करता हूँ। इधर लेंजेन अपनी मॉम को गले लगाता है और कहता है, माँ मैं वांग जी को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। और सीचेन को भी हक करता है और कहता है, गगा प्लीज़ आप भी मेरी फैमिली का ध्यान रखना। इतना कहकर वो विंग के पास आता है और विंग को उठाकर उसके आंसू को साफ करता है और विंग से कहता है, विंग तुम वांग जी से प्यार करते हो तो इस बारे में वांग जी को नहीं बताना, और हो सके तो इस बच्चे को अवॉइड कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और वांग जी को सफ़र करना पड़े। और हाँ, मैं तुम्हारे वांग जी को कुछ नहीं होने दूंगा। और उसके हाथ पर टेप करता है और जाने लगता है। ये देखकर कुरेन कहता है, लेंजेन तुम कहाँ जा रहे हो? लेंजेन रुककर बिना अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड मैं इस घर के बेटे को वापस लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो निकल जाता है। उसके आंखों में आंसू था, मगर वो किसी को भी सो नहीं होने देता। उसे कितना पेन हो रहा है इस बात का एहसास होने पर सीचेन भी लेंजेन के पीछे जाता है। इधर बाकी सब लोग विंग को संभालने लगते हैं। इधर जब लेंजेन गाड़ी से जा रहा था तभी उसके कॉल पर कार्लोस का कॉल आता है और वो फ़ोन उठाकर कहता है, अंकल आपने वांग जी को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ओह तो तुम लेंजेन हो, मानना पड़ेगा तुम दोनों को, तुम दोनों ने कैसा खेल खेला, मगर इस खेल में बेचारा तुम्हारा भाई फंस गया। लेंजेन समझ जाता है कि ये वेंजुलियो है। वो कहता है, वेंजुलियो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने अंकल कार्लोस और मेरे भाई को जरा भी हट किया तो मैं तुम्हारी इस लंका को जला के राख कर दूंगा। वेंजुलियो कहता है, ओह मैं तो डर गया, वैसे फ़िलहाल अभी तो ये दोनों जिंदा है, मगर कब तक रहेंगे ये मैं बता नहीं सकता। लेंजेन कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? वेंजुलियो कहता है, मुझे क्या चाहिए, माफिया वर्ल्ड में तुम्हारे ग्रैंडपा की गद्दी, इसलिए जल्दी से यहाँ आओ और माफिया में अनाउंसमेंट करो कि आज के बाद तुम नहीं बल्कि मैं ये सब माफिया को हैंडल करूँगा। लेंजेन कहता है, ओके मैं आता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।